नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपना खास शो न्यूज रडार लेकर। न्यूज रडार हफ्ते भर की खबरों का सार, यानी कि हफ्ते भर खबर जो चर्चाओं में रही, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, देश दुनिया से जुड़ी हो, स्वास्थ्य पर आधारित हो या अर्थव्यवस्था की खबर हो, इन सभी मुद्दों की खबर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज बात करेंगे इनमें से हर एक मुद्दे और हर एक मुद्दे की सटीक विश्लेषण पर। तो सबसे पहले बात देश दुनिया की कर लेते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हालात इस समय चल रहे हैं देश भर के बाहर और देश के अंदर, उस सभी पर हम बात करेंगे। और आज देश दुनिया के इस खास सेगमेंट में हम अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की बात करने जा रहे हैं। श्रीलंका में हालात काबू से बाहर हैं, स्थिति चिंताजनक है, आपातकालीन स्थिति बनी हुई है और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से अब इस्तीफा भी दे दिया गया है। अब जिस तरह से श्रीलंका के हालात बने हुए हैं, जो वहां पर आर्थिक संकट आया हुआ है, उसके बावजूद जो जनता है वहां की वो किस तरह से त्रस्त है और जनता में इस समय भारी रोष देखा जा रहा है, विरोध देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार, इन आर्थिक संकट की जिम्मेदार श्रीलंका की अपनी सरकार है, उनकी सरकार की अपनी नीतियां हैं और फिर चीन की वो नीति है जिसके तहत चीन देश को कर्जा देता है, सभी देशों को कर्जा देने का प्रलोभन देता है और फिर वही कर्जा उस वक्त मांगता है जिस वक्त देश उस कर्जे को चुकाने की स्थिति में नहीं होता है। चीन की इस नीति का शिकार कहीं ना कहीं श्रीलंका भी हुआ है और आज जो श्रीलंका के अंदर आर्थिक संकट है, उसका सीधा जो श्रेय है वो श्रीलंका की सरकार की आर्थिक नीति और चीन की इस प्रलोभन वाली नीति में आकर फैसले लेना भी है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल श्रीलंका के अंदर जो हालात हैं, पिछले कुछ दिनों से किस तरह से हालात यहां तक पहुंचे हैं, आज हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो श्रीलंका की अब तक की स्थिति से आपको अवगत कराएगी। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका जल रहा है। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के हालात अब एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। आए दिन स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। नागरिक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इतना हिंसक होता जा रहा है कि हालात को काबू करना बेहद मुश्किल हो गया है। देश में हालात काबू करने के लिए वहां की थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। वहीं श्रीलंका के घोर संकट को देखते हुए सरकार ने कुछ अहम निर्देश जारी किए, जिसमें सरकार ने यह कहा है कि उपद्रवियों को अब देखते ही गोली मार दी जाए। श्रीलंका में तंगहाली की शुरुआत कोरोना काल से ही हो गई थी, लेकिन मार्च के बाद से महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को अनाज के दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। श्रीलंका में सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी। आजाद होने के बाद श्रीलंका में इस तरह का संकट काल पहली बार सामने आया। मार्च के आखिर से ही राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन जारी है। परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हालात इतने बेहाल हो गए हैं कि लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी जंग लड़नी पड़ रही है। बता दें कि श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों से हालात इतने खराब हैं कि 35 दिन के अंदर इस देश में 2 बार इमरजेंसी लगा दी गई। 1 अप्रैल को हालात बिगड़ने पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार भी दे दिया गया। 3 अप्रैल को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं 9 अप्रैल को इमरजेंसी हटते ही जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस्तीफे की मांग तेज हो गई। 12 अप्रैल को श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया गया। वहीं 18 अप्रैल को राष्ट्रपति ने नई कैबिनेट का ऐलान किया। नई कैबिनेट में महिंदा राजपक्षे
दोबारा प्रधानमंत्री बनाए गए। 6 मई को श्रीलंका में फिर हड़ताल हुआ। सरकार ने दूसरी बार इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वहीं 9 मई को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, जिसके बाद उनके समर्थक उग्र हो गए और प्रदर्शन और तेज हो गया। वहीं 10 मई को श्रीलंका में लागू कर्फ्यू को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने शूट ऑन साइट का आदेश जारी कर दिया। श्रीलंका इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। नागरिकों को बढ़ती महंगाई के साथ ही अब विरोध प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ रहा है। देश में आर्थिक हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और सरकार के पास महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात के लिए धन नहीं बचा है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और ईंधन, दवाओं और बिजली की किल्लत है। ऐसे में वहां आम आदमी पर क्या बीत रही है, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। श्रीलंका में हालात इतने खराब कैसे हुए, ये जानते हैं। कर्ज ने बिगाड़ा श्रीलंका का हाल। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग किया। राजपक्षे का टैक्स में कटौती करने का फैसला उल्टा पड़ा। टैक्स में कटौती के राजपक्षे के फैसले से 2019 के मुकाबले 2020 में टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आ गई। आतंकी हमले और कोरोना महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को डुबा दिया। आतंकी हमले ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर करती थी और कोरोना के चलते पर्यटकों की संख्या भी बेहद कम हो गई। इसका भी बुरा प्रभाव पड़ा। आपको बता दें कि श्रीलंका में कई दशकों से सत्ता संभाल चुके राजपक्षे परिवार का काफी दबदबा रहा करता था, लेकिन राजपक्षे परिवार से लोग अब काफी नाराज हो चुके हैं और हाल ये हो गया है कि महिंदा राजपक्षे और उसके परिवार को नौसेना बेस में शरण लेनी पड़ी है। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का बयान सामने आया, जहां राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने ऐलान किया कि संविधान संशोधन जल्द की जाएगी। भाई महिंदा राजपक्षे के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच विपक्ष से उन्होंने ये अपील की। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार काफी घट गया है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल का आयात मुश्किल हो रहा है और महंगाई चरम पर है। ऊपर से चीन के कर्ज ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी है। बता दें कि श्रीलंका को अगले 12 महीनों में 7.3 अरब डॉलर यानी 54,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। इसमें कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। श्रीलंका को चीन को 5 अरब डॉलर चुकाने हैं, लेकिन इस बीच अब श्रीलंका में हालात कब सुधरेंगे और कैसे सुधरेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं वो हमने आप तक पहुंचाए। किस तरह से हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा है, वहां पर आर्थिक संकट बने हुए हैं। हालांकि भारत समेत जो तमाम देश है वो श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, मदद के लिए खड़े भी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरह से श्रीलंका इन तमाम स्थितियों से बाहर निकल पाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि राजनीति की। और राजनीति में यानी कि भारत देश की, और भारत देश में इस समय पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें, हफ्ते भर की बात करें, तो जो सुर्खियों में मुद्दा रहा है वो राजद्रोह कानून रहा है।
आपको बता दें कि राजद्रोह कानून को लेकर पिछले हफ्ते भर तमाम चीजें देखी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो आज तमाम जो चीजें हैं वो राजद्रोह कानून को लेकर हम आपको बताएंगे। देश को अंग्रेजों से आजादी 70 साल पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अंग्रेजों के समय से बने हुए कानून आज भी देश में मान्य है। इन्हीं कानूनों में से एक है आईपीसी की धारा 124A यानी कि देशद्रोह। और ये कानून अंग्रेज काल से विवादों में रहा है। यहाँ उस जमाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर ये धाराएं लगाई जाती थी, लेकिन आजाद भारत में भी इन कानूनों का विवादों से चोली दामन का नाता रहा है। सरकारों ने अपने विरोधियों को मुंह बंद करने के लिए जमकर इस कानून का इस्तेमाल किया है, लेकिन देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। और आपको बता दें कि आज इस मामले में देश के सर्वोच्च अदालत में जिस तरह से फैसले सुनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसले इस पूरे मामले में दिए हैं, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, यानी कि पूरी समीक्षा एक बार फिर से नहीं की जाती, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने पहले से जो दर्ज मामले हैं उनमें भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। लेकिन आज की सुनवाई में अदालत ने क्या बड़ी बातें कही हैं, जिस तरह से अभी तक की जो सुनवाई हुई है इस पूरे मामले में जो फैसले आए हैं उसमें जो तमाम चीजें कही गई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और जिस तरह से राजद्रोह कानून की क्या स्थिति रही है अंग्रेजों के समय से अभी तक, और अब जाकर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, फिलहाल के लिए कोई भी राज्य, केंद्र सरकार इस पूरे कानून के तहत कोई केस नहीं दर्ज कर सकती है। तो आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से राजद्रोह कानून जो है वो देश में आया, उसका इम्प्लीमेंट हुआ और कहां कहां उसका कितना उपयोग किया गया, और आज जिस जगह पर ये देशद्रोह कानून खड़ा है उसकी क्या वजह है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज देश में हालात ऐसे हैं कि अगर आपने किसी सरकार के बारे में या किसी सरकार के फैसले के बारे में उसकी आलोचना कर दी तो आपके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है। पत्रकारों पर भी इसका कई बार इस्तेमाल किया गया है और खास बात यह है कि ये एक गैर जमानती अपराध है। भारत में राजद्रोह कानून को अंग्रेज लेकर आए थे, इसीलिए इसे अंग्रेजों के जमाने का कानून कहा जाता है। पहली बार ये कानून ब्रिटेन में वर्ष 1661 में बना था। वर्ष 1798 में अमेरिका में भी इसी तरह के कानून को लागू किया गया था। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं था। अंग्रेजी सरकार का विरोध शुरू हुआ तब 1870 में यह भारत में लागू हो गया। अंग्रेज अपने खिलाफ विद्रोह की इन आवाजों को इस कानून के जरिए दबाना चाहते थे। राजद्रोह कानून 12 साल, 867 केस और 13,000 आरोपी, लेकिन जुर्म साबित नहीं हुआ। धारा 124A 2010 से लेकर 2021 तक के डेटा के सामने आता है कि राजद्रोह का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिन 5 राज्यों में किया गया है उनमें से 2 बीजेपी के मुख्यमंत्री तो 2 एनडीए गठबंधन की पार्टियों के सीएम रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो राजद्रोह की कानून की समीक्षा के लिए तैयार है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र के इस रुख के बाद कहा है कि जब तक सरकार राजद्रोह कानून के भविष्य पर फैसला नहीं करती है तब तक इसे रद्द किया जाएगा और इसके आरोपी भी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट और केंद्र की तरफ से राजद्रोह कानून पर इस तेज तर्रार रवैये को लेकर अब इसके औचित्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल कोर्ट कई मौकों पर इस कानून को संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठा चुका है, साथ ही इसके गलत इस्तेमाल की भी बात कह चुका है। पहले जानते हैं कि 12 साल में कितनी बार इसका इस्तेमाल हुआ। राजद्रोह कानून पर 2010 से लेकर 2021 तक का डेटा रखने वाली वेबसाइट आर्टिकल 14 के मुताबिक इस पूरे दौर में देशद्रोह में राजद्रोह के 867 केस दर्ज हुए। वेबसाइट ने जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, एनसीआरबी रिपोर्ट और अन्य माध्यमों के जरिए बताया है कि इन केसों में 13,306 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुआ था डेटाबेस में, उनमें से सिर्फ 3,000 लोगों की पहचान हो पाई। 11 साल में ये हाल
तो मोदी सरकार में क्या हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 2021 तक 595 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। यानी 2010 से दर्ज हुए कुल मामलों में से 69% एनडीए सरकार में ही दर्ज हुए हैं। अगर इन मामलों का कुल औसत निकाला जाए तो जहां 2010 के बाद से यूपीए सरकार में हर साल औसतन 68 केस दर्ज हुए, तो वहीं एनडीए सरकार में हर साल औसतन 74.4 मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी से कितना अलग है ये डेटा? पहली बार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने राजद्रोह से जुड़े केसों का डेटा 2014 से ही जुटाना शुरू किया था। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो 2014 से 2020 और 2021 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 2014 से 2020 के बीच राजद्रोह के 399 मामले दर्ज हुए हैं। आर्टिकल 14 ने इस दौरान 2014 से 2020 के बीच की ही राजद्रोह के 597 मामले दिखाए हैं। आर्टिकल 14 ने अपने रिकॉर्ड्स में यह साफ किया है कि एनसीआरबी का डेटा राजद्रोह के सभी मामलों को पूरी तरह कवर नहीं करता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे मामले जिनमें कई और धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है, एनसीआरबी ऐसे मामलों में सिर्फ उन धाराओं को गिनता है जिनका परिणाम ज्यादा होता है। इन केसों में कोर्ट के फैसले का क्या हुआ? राजद्रोह के इन 867 केसों में महज 13 लोगों को ही दोषी पाया गया। यानी इनमें जो 13,000 आरोपी बनाए गए, उनमें से सिर्फ 0.1% ही राजद्रोह के दोषी पाए गए। हालांकि इन मामलों में फंसे लोगों को किस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक आरोपी को जमानत मिलने तक औसतन 50 दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। वहीं अगर जमानत के लिए किसी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो उसे राहत मिलने में औसतन 200 दिन लगे हैं। आरोपियों के लिहाज से बात करें तो राजद्रोह के मामलों में सबसे ज्यादा 4,641 आरोपी झारखंड में बनाए गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 3,601, बिहार में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,383 और हरियाणा में 509 राजद्रोह के आरोपी बनाए गए हैं। राजद्रोह के आरोप झेलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर पत्रकार तक शामिल हैं। जिन लोगों पर राजद्रोह के सबसे ज्यादा केस लगाए गए हैं, उनमें सामाजिक कार्यकर्ता और समूह सबसे ज्यादा निशाने पर रहे हैं। इन पर 99 केस दर्ज हुए हैं और कुल 492 आरोपी बनाए गए हैं। वहीं अकादमिक और छात्र वर्ग के खिलाफ राजद्रोह की धारा में 69 केस दर्ज हुए हैं और 144 आरोपी बनाए गए हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी 66 केस दर्ज हुए हैं और 117 आरोपी बनाए गए हैं। दूसरी तरफ आम कर्मचारियों और व्यापारियों के खिलाफ भी 30 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 55 आरोपी बनाए गए हैं। पत्रकारों के खिलाफ 21 केस बनाए गए हैं और 40 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। कानून को लेकर जो हैरानी की बात है वो ये है कि भारत में देशद्रोह कानून बनाने वाले अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में 2009 में ही इस कानून को खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ये कानून 2010 में खत्म हो चुका है, लेकिन भारत में ये कानून अब तक लागू रहा। बहरहाल अब केंद्र सरकार की पहल के बाद इन कानून में जल्द बदलाव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24 7 न्यूज। तो देखिए, जिस तरह से राजद्रोह कानून को लेकर इस समय देश भर में जो तमाम चीजें हैं वो इस रिपोर्ट में आपने देखी होंगी। आखिरकार अब यह भी सवाल है कि राजद्रोह कानून के औचित्य पर सवाल खड़े ही क्यों हुए। आखिर ऐसा पिछले 12 सालों में राजद्रोह के मामलों में जिस तरह से जबरदस्त उछाल आया, जिस तरह से तमाम चीजें जो देखी गई, सरकारों के द्वारा दुरुपयोग कहीं ना कहीं इस पूरे कानून का किया गया। केवल सरकार के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला, किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना बोला गया, उस पर भी राजद्रोह कानून लगाया गया। एनसीबीआरबी ने कहा कि जब से इससे जुड़ा डेटा प्रकाशित करना शुरू किया था, तब से इन आंकड़ों के बीच में जितना फर्क देखने को मिला उतना फर्क कभी नहीं देखा गया। इन्हीं पिछले सभी चीजों को देखते हुए अब राजद्रोह कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब यह समय बताएगा कि आखिरकार किस तरह की जो स्थिति है वो इस कानून को लेकर आगे बनती है। क्या चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जाती है, क्या संशोधन होता है या फिर इस कानून को समाप्त कर दिया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। और स्वास्थ्य को लेकर इस समय आप देख सकते हैं पूरे
केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तमाम चीज़ें जो हैं वो समय समय पर देखी जाती है। कोरोना की जो स्थिति है वो भी गई नहीं है, कोरोना से हम वाकिफ़ हैं ही, तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और इसी बीच हेल्थ के एक ऐसे मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं जो कि हमारी हेल्थ को न केवल डिस्टर्ब करता है बल्कि बहुत अधिक प्रभावित भी करता है। आज हम हेल्थ के इस सेगमेंट में बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की, यानी कि ध्वनि प्रदूषण की। आजकल हम हर वक्त किसी ना किसी तरीके के शोर से घिरे रहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि शोर शराबे के बीच क्या क्या जो नुकसान है वो हो सकता है? नॉइज़ पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इस पोल्यूशन से, ध्वनि प्रदूषण से जिस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके दुष्प्रभाव हैं वो क्या हैं, और क्या जितना हम आंकते हैं दुष्प्रभाव वो वाकई में ही उतने हैं या उससे कहीं ज़्यादा हैं? जो हम सोच भी नहीं सकते वो तमाम चीज़ें ध्वनि प्रदूषण से और दिन भर के शोर शराबे से हमारे शरीर पर पड़ती है। और केवल इंसान ही नहीं बल्कि शोर से पशु पक्षियों की आवाज़ से लगाकर तमाम चीज़ें जो हैं उनमें तब्दीली देखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पक्षी की जो आवाज़ है वो बढ़ गई है, यानी कि पक्षियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। पक्षी तेज़ आवाज़ में गा रहे हैं, बात कर रहे हैं ताकि वो अपने आसपास की चीज़ों से, अपने साथियों से बातचीत कर सके। इन तमाम चीज़ों के बीच क्योंकि जो शोर शराबा है, जो उसकी इंटेंसिटी है, जो डेसिबल है, वो मानक इतने बढ़ गए हैं कि इंसान के साथ अब जो पशु पक्षियों का व्यवहार है वो भी बदल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इंसानों में दिल की बीमारी का खतरा इस पूरी ध्वनि प्रदूषण से बढ़ा है। और जिस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या तरीके से जो दुष्प्रभाव हैं इसके पड़ते हैं वो आज हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट के ज़रिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन से होती है वो आपको इस रिपोर्ट में पता लगेगा। वायु प्रदूषण और रोड ट्रैफिक से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन कई दफा हम इसे नजरअंदाज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपके आसपास ज्यादा शोर शराबा होता है तो आप घबरा जाते हैं, अपने कानों को दोनों हाथों से दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आप शोर ना सुन सके। यहाँ आपको शोर से होने वाले नुकसान और उनसे कैसे बचा जाए आज हम इसके बारे में बताएंगे। खासकर आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि शोर शराबे में जी घबराने लगता है। शोर शराबा हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। यह हमारी कार्य क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और स्वभाव पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। दुनिया में ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि पौधों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। बड़े शहरों से लेकर सुदूर इलाके तक सभी ध्वनि प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं और इससे इकोसिस्टम तक प्रभावित हो रहा है। कितना खतरनाक है ध्वनि प्रदूषण? शोर शराबे से दिल की बीमारी का खतरा। पक्षियों ने भी ऊंची आवाज में बात करना शुरू किया। लर्निंग एबिलिटी पर भी प्रभाव, इकोसिस्टम में असंतुलन और इसी के साथ मानसिक विकार। ये सभी चीजें शोर शराबे की वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से होती हैं। शोर शराबे से दिल की बीमारी का खतरा भी हो सकता है। ज्यादा शोर की वजह से मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी रहता है। तेज और लगातार होने वाले शोर की वजह से यूरोप में हर साल 48,000 लोग दिल की बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं और करीब 12,000 लोगों की असमय मौत भी हो रही है। जर्मन संघीय पर्यावरण एजेंसी के शोर विशेषज्ञ थॉमस माइक कहते हैं, अगर कोई फ्लैट या घर मुख्य सड़क पर है तो कम किराया देना पड़ता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की आय कम है उनके शोर शराबे वाली जगहों पर रहने की संभावना अधिक है। शोर से जानवर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अध्ययन में पाया गया है कि शोर की वजह से सभी जानवरों की प्रजातियों के व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा समस्या पक्षियों को हो रही है। पक्षी ऊंची आवाज में गा रहे हैं, ऊंची आवाज निकाल रहे हैं ताकि अपने साथियों से बातचीत कर सके। ये सभी बदलाव पक्षियों में महसूस किए जा रहे हैं।
लर्निंग एबिलिटी पर प्रभाव। ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से लर्निंग एबिलिटी पर प्रभाव भी पड़ रहा है। मशहूर पत्रकार लेखक रोन चपेसियक द्वारा किए गए अध्ययन डेसिबल हेल द इफेक्ट्स ऑफ लिविंग इन द नॉइजी वर्ल्ड में पाया गया है कि जो बच्चे अत्यधिक आवाज़ और शोरगुल के माहौल में बड़े होते हैं उनकी सेहत और लर्निंग एबिलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साइंस डेली में प्रकाशित एक अध्ययन में न्यूरोवैज्ञानिकों ने पाया है कि तेज आवाज के बीच लगातार रहने से कान के हियरिंग सेल्स स्थायी रूप से डैमेज हो सकते हैं, जो कानों में साउंड रिसीवर का काम करते हैं। एक बार यदि क्षतिग्रस्त होने के बाद ये दोबारा विकसित नहीं हो सकते, जिससे व्यक्ति की सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। मोटिवेशनल लेखक रॉबिन शर्मा के अनुसार अत्यधिक शोरगुल लोगों से बातचीत ड्रीमिंग को डिस्टर्ब करता है, हमारी जिंदगी की क्वालिटी को भी अक्सर प्रभावित करता है। स्मोकिंग जैसा नुकसान। ध्वनि प्रदूषण से स्मोकिंग जैसा नुकसान भी होता है। अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स के एक संस्थान क्वाइट कोलिशन के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण यानी शोर शराबा स्मोकिंग जितना नुकसानदायक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि शोर शराबे वाले शहरों में रहने से न सिर्फ हियरिंग लॉस बल्कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अन्य दुष्प्रभाव, अगर आप ज्यादा देर तक शोरगुल वाले स्थान पर रहते हैं तो आपकी ऊर्जा में तेजी से कमी आने लगती है। सारे दिन अत्यधिक शोरगुल में रहने से आपके शरीर और इम्यूनी सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि वर्क प्लेस पर होने वाला शोर प्रोडक्टिविटी को भी घटाता है। तमाम कोशिशों के बावजूद शहरी शोरगुल से बच पाना मुश्किल हो गया है, लेकिन ध्वनियों के माध्यम से हम अपने मन को शांत रखना सीख सकते हैं। तिब्बती संत सिंगिंग बाउल के प्रयोग से प्राचीन मिस्र के लोग नोवल ध्वनियों से ऐसी ध्वनियाँ जो सुकून देती हैं उनको मन को शांत रखते थे। साउंड एक्सपर्ट डेनिस लिसेटर कहते हैं कि ध्वनि में रिलैक्स, अलर्ट और माइंड सूदिंग की अनूठी शक्तियां होती हैं। आप किस तरह से ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं, उसके लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। कई बार वर्किंग आवर्स में शोरगुल वाले स्थानों पर रहना आपकी मजबूरी होती है। इससे होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए आपको सुबह या शाम कुछ देर सॉफ्ट साउंड यानी कि मधुर प्राकृतिक स्वर जैसे झरने की आवाज, चिड़ियों की चहचहाट आदि के बीच रहना चाहिए। मधुर शास्त्रीय संगीत के स्वर भी आपकी एकाग्रता और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। साउंड हीलिंग थेरेपी। जर्मन इंजीनियर पीटर हेस ने रेडियोस्थीसिया मानव शरीर में वाइब्रेशनल फील्ड का विज्ञान के इस क्षेत्र में अपने अध्ययन में बताया है कि साउंड हीलिंग थेरेपी शरीर के बायोलॉजिकल रिदम और अन्य प्रक्रियाओं में तारतम्य स्थापित करती है। अपनी तरह की उनकी यह इस पहली विज्ञान स्टडी में पारंपरिक संगीत का हमारे तन और मन पर सकारात्मक असर प्रमाणित हुआ है। तो आप भी इस तरीके के उपाय अपना सकते हैं और शोर भरी इस दुनिया में अपने आप को शोरगुल में रहते हुए भी ठीक रख सकते हैं। तो बात स्वास्थ्य पर हो गई, किस तरह से आप ध्वनि प्रदूषण की जो तमाम चीजें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई, क्या दुष्प्रभाव है, उन दुष्प्रभाव से आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। और अब स्वास्थ्य के बाद बात अर्थव्यवस्था की कर लेते हैं, इकोनॉमी की कर लेते हैं। और बात इकोनॉमी की करें और उसमें देश की स्थिति की बात करें, भारत कहाँ खड़ा है अर्थव्यवस्था के इस पायदान पर, तो पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है। $1 की कीमत 77 रुपये 4 पैसे हो गई है, यानी कि महंगाई की मार से तो जनता पहले से त्रस्त थी। अब रुपए की जो घटती हुई कीमत है ये और भी अधिक जनता को परेशान करने वाली है। जहां एक तरफ इंडियन करेंसी की कीमत इतिहास के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले अब और भी अधिक कमजोर हो गया है। तो वहीं इस पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर इस मुद्दे को लेकर तमाम चीजें जो है वो देश भर में देखी जा रही हैं। विपक्ष अपनी बात कह रहा है, विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है, कटाक्ष कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों राहुल गांधी का बयान सामने आया कि आखिरकार जब पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इससे पहले जब रुपए की कीमत घटी थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब तमाम सवाल उठाए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीति पर शक किया गया था, उनको संदेह के दायरे में लाकर खड़ा किया गया था, उन पर तमाम सवाल किए गए थे। आज जब रुपए की कीमत इतिहास के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है, इतनी कमी कभी नहीं देखी गई, आज केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। ये तमाम चीजें विपक्ष की तरफ से कही गई है। जनता तो त्रस्त है ही। अब तमाम चीजें जो फिलहाल चल रही हैं, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, रुपए की स्थिति कहां बनी हुई है, डॉलर कहां खड़ा हुआ है, ये हम सब आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट पे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल कहां एग्जिस्ट करती है। डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिरा रुपया। डॉलर की कीमत हुई 77.42 रुपए। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और अब इंडियन करेंसी रुपए की कीमत इतिहास के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं अब रुपया डॉलर के मुकाबले और भी अधिक कमजोर हो गया है। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष केंद्र सरकार पर कटाक्ष कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो रुपए की कीमत गिरने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीति पर सवाल उठे थे, लेकिन आज केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर इतना नीचे पहुंच गया है जितना नीचे वो पहले कभी नहीं पहुंचा। जानकारों का कहना है कि जब तक यूक्रेन संकट चलता रहेगा तब तक इस स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। इंटरबैंक फॉरेक्स एक्सचेंज के कारोबार में रुपया शुरुआत में ही 50 पैसे से ज्यादा गिर गया। कारोबार बंद होने तक रुपया और कमजोर होकर नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। भारतीय रुपए की लगातार गिरावट पर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा, रुपए की गिरावट पर मोदी जी पीएम मनमोहन सिंह जी की आलोचना करते थे। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी जी मीडिया भी रुपया गिरता था तो मनमोहन सिंह जी की आलोचना करती थी। राहुल ने ट्वीट में लिखा, जब रुपया गिरता था तो मोदी जी आप मनमोहन सिंह जी की आलोचना करते थे। अब जब रुपया अपने अब तक के सबसे कम मूल्य पर है तो मैं आंख बंद करके उसकी आलोचना नहीं करूंगा। रुपए का गिरना निर्यात के लिए अच्छा है, बशर्ते हम निर्यातकों को पूंजी के साथ समर्थन दें और रोजगार सृजित करने में मदद करें। आप हमारी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर ध्यान दें, न कि मीडिया की सुर्खियों पर। हेडलाइन को मैनेज करने की जगह देश की अर्थव्यवस्था प्रबंधन पर ध्यान दें। रुपया 84 पैसे गिरकर 77.01 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो ऐतिहासिक रूप से उसका अभी तक का सबसे निचला स्तर है। जानकारों का मानना है कि ऐसा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हो रहा है, क्योंकि बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच निवेशक अपने पैसे उन इलाकों में लगा रहे हैं जहां उन्हें उसके सुरक्षित रहने की उम्मीद ज्यादा है। रुपए की कीमत पर सबसे ज्यादा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों पर पड़ रहा है, जो यूक्रेन युद्ध की वजह से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर युद्ध और चलता रहा तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। रुपए की वैल्यू में गिरावट का मुख्य कारण भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों का लगातार पैसे निकालना भी है। एफपीआई लगातार इंडियन मार्केट से नेट सेलर बने हुए हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से 5,517.08 करोड़ रुपए की निकासी कर ली है। कारण क्या है रुपए की कीमत कम होने का?
लगातार पैसे निकाल रहे एफपीआई। एफपीआई ने भारतीय बाजार से 5,517.08 करोड़ रुपए की निकासी की। डॉलर का लगातार बढ़ता वजन। डॉलर को मजबूत कर रहे ये फैक्टर। छह मेजर करेंसीज जानकारों का कहना है कि इन्वेस्टर्स के बीच जोखिम वाले साधनों की डिमांड कम हुई है। इसके कारण वे घरेलू शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रिटर्न के बास्केट में डॉलर का वजन बढ़ने से भी रुपए की वैल्यू गिरी है। छह मेजर करेंसीज के बास्केट में डॉलर इंडेक्स 0.35% मजबूत होकर 104.20 पर ट्रेड कर रहा था। डॉलर इंडेक्स को ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और यूएस बॉन्ड की कमाई बढ़ने के कारण सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय मुद्रा को विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की ताकत और निरंतर विदेशी फंड के आउटफ्लो से तौला जाता है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से रुपया फिसल रहा है। आरबीआई नहीं करेगा हस्तक्षेप। उधर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रुपए की गिरती कीमत पर कोई कदम नहीं उठाने की सोच रहा है, क्योंकि इससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा। फायदा इस तरह से होगा कि उनको डॉलर में पेमेंट मिलेगा और उसके सामने यहाँ पर ज्यादा रुपया मिलेगा। सरकार लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष इंसेंटिव दे रही है और इसलिए निर्यातकों को रुपए के गिरने का फायदा होगा। अब देखना होगा कि रुपए की इस कीमत पर आकर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो आज सभी जो बड़ी खबरें रही हैं हफ्ते भर की वो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए। आगे की सभी फिर से सारी खबरों का सार लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे न्यूज रडार में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे न्यूज रडार के अंदर हफ्ते भर की खबरों का सार लेकर। नमस्कार।